हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पॉलिटी का महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी के तहत भाग 12वां करने वाले हैं। कौन सा भाग है? भाग 12वां। ठीक है, तो इससे पहले मैं 11 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये 12वां पार्ट है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कहता है निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है, तो किस चीज की कटौती करता है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 22 में, कौन से अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में निवारक निरोध अधिनियम का बात कहा गया है। निवारक निरोध से क्या करता है? आपको स्वतंत्रता दिलाता है। तो ये कटौती किसमें करता है, यानी कि कम करता है, तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को ये छीनने की कोशिश करता है। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम क्या है कि शक के बिहाफ पर आप किसी को भी नजरबंद कर सकते हो, यानी कि सरकार शक के बिहाफ पर किसी को भी नजरबंद कर सकती है। तो उसके लिए जो संरक्षण दिया गया है, वो संरक्षण किस में है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें कटौती हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 14 क्या करता है कि प्रतिषेध संदर्भित है, किसमें दिया गया है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में ये संदर्भित है। भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपका किसके बारे में प्रावधान करता है? मूल अधिकारों के बारे में। और उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 24 कहाँ आएगा? तो 24 भी तो मूल अधिकारों में आएगा। ठीक है, तो मूल अधिकारों में ये संविधान में वर्णित है कि कोई भी बालक का नियोजन प्रतिषेध होगा किसमें? कारखानों आदि में, बड़ी खदानों में किसी भी बच्चे को कोई रोजगार नहीं, मतलब रोजगार के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसकी उम्र 14 वर्ष तक हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु से अधिक नहीं है। तो कितना आयु होनी चाहिए? 14 वर्ष से अगर अधिक है। ठीक है, तो 14 वर्ष से अगर अधिक नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ नहीं काम कर सकता? तो खदानों में काम नहीं कर सकता। तो इसको निषेध कौन करता है? तो अनुच्छेद आपका 24 करता है। कौन सा करता है? 24 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित करता है। तो आर्टिकल 27 आया तो आपको तुरंत लगा देना है कि तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में वर्णित है 12 से लेकर के 36 तक। ठीक है, तो 27 क्या कहता है कि कोई भी, मतलब सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए लगाया जाता हो। उसका जो पैसा आया है वो किसी विशिष्ट धर्म यानी कि एक पर्टिकुलर धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कर नहीं लगाएगी। कौन नहीं लगाएगी? आपकी सरकार नहीं लगाएगी। कौन नहीं लगाएगी? आपकी सरकार नहीं लगाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें है ना। तो 27 क्या कहता है? 27 अनुच्छेद कहां पर है? तो भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो संरक्षण कर सकते हैं। किसको अधिकार है ये? अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो भारत में जो अल्पसंख्यकों को कैटेगराइज किया गया है वो किया गया है आपका धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 29 में। ठीक है, वहीं आपको पता है कि आर्टिकल आपका 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है आपका कि समता का अधिकार देता है, यानी कि विधि के समक्ष समानता होगी, सभी के लिए विधि समान होगी और वहीं विधियों का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। 19 आपको स्वतंत्रता देता है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहली है आपको किसी को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। उसके बाद है आपकी 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 सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जब सम्मेलन किया आपको घूम सकते हो, घूमने की स्वतंत्रता। घूमने के बाद आप कहीं भी बस सकते हो, किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता। बस गए तो आप वहां पर कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं किस में दी गई है? तो आर्टिकल आपकी 19 में दी गई है। 29 में आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है और वहीं जो 32 है आपका वो सशस्त्र बलों के लिए किया गया है, उसमें प्रावधान। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। मैंने अभी बताया था कि किस आधार पर दी जाती है, तो धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो आपको बस ये देखना है कि आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद है वो 12 से लेकर के 36 तक किसके बारे में प्रावधान करता है मेरे भाई, ये करता है भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के बारे में। किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। तो 31A है, तो किस में होगा, ये मूल अधिकारों में होगा। ठीक है, तो 12 से 36 तक मूल अधिकार है, भाग 3 में है, तो 31A कहां होगा, मूल अधिकारों में होगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के, देखो फिर से आ गया, भारतीय संविधान का 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बस इतना देखना है कि 12 से 36 तक अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो वो आपका किस में चला जाएगा, मूल अधिकारों में। किस में चला जाएगा, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो आर्टिकल 31B कहां आता है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में आता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माताओं ने यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है कहा। तो किसने कहा था, किस आर्टिकल को कहा था, तो ये कहा था आपको आर्टिकल 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यानी कि आप अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है जो भाग 3 में वर्णित हैं, ठीक है, तो आप उनको लेकर के सीधा कहां जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां पर जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद आपको आजादी देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल है, 32। ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है, जो आर्टिकल 32 है वो आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें आपको क्या करना होता है कि बंदी अगर हिरासत में है तो उसको सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। दूसरी होती है आपका परमादेश, अगर कोई भी लोक अधिकारी अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो उसके लिए कौन सी रिट आती है, तो परमादेश आती है। ठीक है, वहीं आपकी तीसरी हो जाती है आपकी कौन सी हो जाती है, तो आपकी तीसरी हो जाती है उत्प्रेषण। कौन सी हो जाती है, उत्प्रेषण। तो ये आपकी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए लाई जाती है कि जो आप अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के इस कार्यवाही को कर रहे हो उसको क्या कर दो, तत्काल रोक दो। तो ये किसके लिए है, न्यायालय के लिए। ठीक है, वहीं आप अगर चौथी देखोगे तो चौथी होती है प्रतिषेध, ये भी न्यायालयों के लिए लाई जाती है। किसके लिए, न्यायालयों के लिए। तो ये भी क्या है कि आपने जो भी काम किया है उसको क्या कर दो, तत्काल ही रोक दो, जो आपके न्यायालय क्षेत्र में नहीं आता। और नेक्स्ट है आपकी 5वां आता है अधिकार प्रक्षा। ये अधिकार प्रक्षा जो है, आप किसी के भी अधिकारों की, यानी कि उसके जो अधिकार हैं उसकी जांच कर सकते हो। यानी कि किस अधिकार से, अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या उसने अपने जो औपबंधिक जो भी कागजात थे उनको छिपाया है, अगर ऐसा आपको मालूम होता है तो आप उसको आर्टिकल 32 के तहत अधिकार प्रक्षा रिट के तहत जांच करवा सकते हो उसके पद की। ठीक है, तो ये अधिकार प्रक्षा है। याद रहेगा ये कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो 5 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा आपका परमादेश, तीसरा हो जाएगा उत्प्रेषण, चौथा हो जाएगा प्रतिषेध और 5वां हो जाएगा अधिकार प्रक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। अभी बताया कि आर्टिकल 32, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 तो क्या करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, तो संरक्षित करता है आपके अधिकारों को। तो कौन सा करता है, आर्टिकल 32। तो क्या है इसका मतलब, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत आप कहां जा सकते हो, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कहां पर, हाई कोर्ट। 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो, 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अभी आपको बताया कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है आपका सुप्रीम कोर्ट को, और वहीं 226 के तहत किसको है? तो हाई कोर्ट को। किसको है? हाई कोर्ट को। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अभी बता करके आ रहा हूं कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करके उसके मूल अधिकारों को लागू करवाएगा। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि आर्टिकल जो आपका 28 है, ये कहता है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा में जो आपका सरकार से संबंध है, यानी कि किसी भी सरकारी संस्थान में या शिक्षण संस्थान में, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल करता है? तो आपका 28 करता है। वहीं आपका 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने हितों का संरक्षण करेंगे। इसमें आपकी लिपि होगी, भाषा होगी, आपकी संस्कृति होगी, खान पान होगा इत्यादि का संरक्षण कौन कर सकता है? तो आपके कौन कर सकते हैं? अल्पसंख्यक कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों को भारत में किस आधार पर कैटेगराइज किया गया? धर्म के आधार पर। इतनी बातें हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? तो रिट जारी करने की शक्ति किसको है? तो उच्च न्यायालय को भी है और सर्वोच्च न्यायालय को भी है। उच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय है वो करता है आपका अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय करता है आपका 32 के तहत। तो 5 तरह की रिट आपकी जारी होती हैं। ठीक है, एक और बार सुन लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक है, वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत करता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो आपको बताया मैंने 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं होता? तो मैं कितनी बार बता करके आ रहा हूं, तो कौन सा नहीं होता? आपका परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, आदेश नहीं होता। आदेश की जगह क्या होता है? परमादेश। कौन सा? परमादेश, जिसको मैंडमस कहते हैं, परमादेश होता है। और एक लास्ट होता है आपका अधिकार परीक्षा। कौन सा होता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है ये जारी? तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सशरीर प्रस्तुत किए जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? तो ये है आपका कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी जो आपने बनाया है उसको सशरीर मेरे सामने प्रस्तुत करो, ये न्यायालय के आदेश होते हैं। ठीक है, तो सशरीर प्रस्तुत किया जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। परमादेश में जो भी लोक अधिकारी होगा वो अपने अगर कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ लाई जाएगी, परमादेश आएगी। अधिकार परीक्षा के किसी के पद की उसके अधिकारों के प्रति जांच कर सकते हो। उत्प्रेषण न्यायालयों के अधीन न्यायालयों के खिलाफ लाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का बांध कहते हैं। यानी कि बंदी को अगर बंदी बनाया गया है तो न्यायालय ने अगर ये रिट जारी कर दी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को सशरीर मेरे सामने प्रस्तुत करो, तो एक बांध का काम करता है। यानी कि बंदी को न्यायालय के सामने लाया जाएगा और उसके खिलाफ जो भी चीजें आई हैं, जो भी सबूत आए हैं, उनकी जांच की जाएगी। अगर वो उन सबूतों पर खरा उतरा, यानी कि वो सबूत उसके खिलाफ गए, तो उसको न्यायालय उसको हिरासत में लिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं जाते हैं तो उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किसका काम करती है मेरे भाई? तो ये करती है बांध का काम। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है
उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए वो अधिकार मतलब आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, ठीक है, आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, तो उसके पद की जांच होगी, उसके अधिकारों की जांच होगी। तो कौन सी रिट होगी? अधिकार परीक्षा हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो 5 रिटों में एक अधिकार परीक्षा भी होती है जो उसके पद के अधिकारों की जांच करती है, ठीक है। अगर वो आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है तो अधिकार परीक्षा रिट लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं? अभी बताया मैंने, कौन सी रिट हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी परमादेश। हम आदेश देते हैं, जो परम है वो उसको टाला नहीं जा सकता, परमादेश है, ठीक है। तो ये रिट जारी की जा सकती जाती है जो सार्वजनिक अधिकारी हैं या अधीनस्थ न्यायालय हैं जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ लाई जाती है कौन सी? परमादेश। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए किसके लिए लाई जाती है? तो परमादेश रिट है आपकी सरकारी ये हो जाएगा सरकारी कर्तव्य के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्तव्य के लिए, है ना। तो जो भी लोक अधिकारी है वो अपने अगर कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो उसके कर्तव्यों का निर्वाह कराने के लिए आप कौन सी रिट जारी करवा सकते हो? तो आपकी परमादेश हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध केवल और केवल परमादेश जारी कर सकते हैं, जबकि किसी निजी और सरकारी व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लाई जा सकती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायालय के विरुद्ध लाई जाती है और अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति के खिलाफ लाई जा सकती है। तो परमादेश हो जाएगी जो लोक अधिकारी के खिलाफ लाई जाती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी रिट है जो लोक हितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, ठीक है। तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रश्नोत्तरी है आज पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन बड़े ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, जो यूपी स्पेशल होंगे, जो यूपी को ध्यान में रखते हुए आने वाली 52 से ज्यादा हजार वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर इस बार चूके तो फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।